मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो है ये एक तरीके का इंडियन रिस्पॉन्स था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर। उतना ज़्यादा चार्ज नहीं था पर ज़्यादा इफेक्टिव था। बजाय उन जो रिस्पॉन्स इंडियंस जो बाहर थे, अब्रॉड में रहते थे, उनके रिस्पॉन्स से, जिसने एक तरह से फॉर्म ले लिया था एक रोमांटिक गदर एडवेंचर का। अब हमारे यहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खापर्डे, सर सुब्रमण्य अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने डिसाइड किया कि ये सब लोग जो हैं एक साथ आएंगे और एक नेशनल अलायंस बनाएंगे जो कि पूरे साल काम करेगी, बजाय कांग्रेस के जैसे नहीं कि वो जो है सिर्फ एनुअल सेशंस लेती है। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो है कि सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करना या होम रूल डिमांड करना पूरे इंडिया के लिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर। अब ये जो अलायंस था ये एक तरीके से ऑल इंडिया होम रूल लीग था, जो बिल्कुल पूरी उसी तर्ज पे था जैसा आयरिश होम रूल लीग था। एंड में हुआ क्या कि दो होम रूल लीग्स जो हैं वो लॉन्च हुए, एक बाल गंगाधर तिलक की तरफ से, एक एनी बेसेंट की तरफ से। और उसका मेन दोनों का मकसद क्या था कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत करनी थी जो कि है एग्रेसिव पॉलिटिक्स। फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण फॉर्मेशन हुआ होम रूल मूवमेंट का। सबसे पहला ये है कि एक सेक्शन जो नेशनलिस्ट का था उनको ऐसा लगा कि अगर पॉपुलर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है तभी हम गवर्नमेंट से कंसेशन हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो मॉडरेट्स थे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के कारण। लोग जो है वो उनको महसूस हो रहा था, एक जो वॉर टाइम मिजरीज थी उनका बर्डन उनको महसूस हो रहा था क्योंकि टैक्सेशन बढ़ गया था, प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो गया था और इसीलिए वो चाहते थे कि पार्टिसिपेट करें एग्रेसिव मूवमेंट जो कि प्रोटेस्ट का था। अब ये जो वॉर था ये बेसिकली बड़ी बड़ी जो उस टाइम पे इंपीरियलिस्ट पावर्स थी उनके बीच में लड़ा गया था और साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं इनके पीछे एक खुला प्रचार था एक दूसरे के अगेंस्ट। और इससे क्या हुआ, जो एक मिथ थी, एक धारणा थी व्हाइट सुपीरियरिटी को लेकर, वो पूरी एक्सपोज हो गई। तिलक पूरी तरह से तैयार थे लीडरशिप के लिए क्योंकि वो रिलीज हो गए थे जून 1914 में और इसके लिए उन्होंने जो है कुछ कंसिलिएटरी जेस्चर्स जो हैं वो तैयार किए। उन्होंने कहा जैसे कि गवर्नमेंट के लिए था कि उन्होंने रीएश्योर कर दिया कि हाँ वो उनके प्रति लॉयल है, और मॉडरेट्स के लिए उन्होंने कहा जैसा वो चाहते थे कि बिल्कुल आयरिश होम रूलर्स के जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रिफॉर्म हो, ना कि पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए। उन्होंने ये भी माना कि जो एक्ट ऑफ वायलेंस है इससे क्या होता है, जो एक पॉलिटिकल प्रोग्रेस की गति है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है इंडिया के अंदर। इसीलिए उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी सारे इंडियंस को कि वो असिस्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस समय जो एक संकट की घड़ी है उसके अंदर। एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश थियोसॉफिस्ट थी, बेस्ड थी इंडिया के अंदर 1896 से, इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी एक्टिविटीज जो है उसका दायरा बढ़ाया जाए और इसके लिए इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग करनी शुरू करी होम रूल मूवमेंट की, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे कि आयरिश होम रूल लीग। कैप द लीग्स, दोनों ही तिलक और बेसेंट जो हैं उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जो एक स्वीकृति होती है वो या अप्रूवल जो है मॉडरेट डोमिनेटेड जो कांग्रेस है उसका और साथ ही साथ पूरा कॉपरेशन एक्सट्रीमिस्ट का, ये बहुत जरूरी है, तभी जाके हम मूवमेंट को सफल बना सकते हैं। तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1914 में उसमें तिलक और बेसेंट जो हैं दोनों ही फेल हो गए, जो एक मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीअप्रोचमेंट था उसको लेकर। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो अपने आप खुद अपने बेसिस पर रिवाइव करेंगे। 1915 में एनी बेसेंट ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसमें उन्होंने डिमांड करी सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया वॉर के बाद, और बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे कि व्हाइट कॉलोनीज हैं। इसके लिए इन्होंने जो है कैंपेन करा न्यूज़पेपर्स के थ्रू। न्यूज़पेपर्स ने न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, साथ ही साथ पब्लिक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, इन सब के थ्रू इन्होंने कैंपेन किया। जो एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का 1915 में, उसमें जो एफर्ट्स थे एक तरह से कहना चाहिए बेसेंट और तिलक के, कुछ सफलता उन्हें हासिल हुई। अब कांग्रेस जो है उसने ये डिसाइड किया कि मतलब ये एक तरह से ये डिसाइडेड हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो एडमिट करेंगे कांग्रेस को, मतलब स्वीकार होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बेसेंट जो है वो फेल हो गई एक कांग्रेस का अप्रूवल हासिल करने में, जो उनकी स्कीम थी होम रूल लीग्स की उसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को कमिट कर लिया प्रोपेगेंडा ऑफ एजुकेटिव, ये प्रोग्राम जो था एजुकेटिव प्रोपेगेंडा का उसके लिए, और रिवाइवल लोकल लेवल कांग्रेस कमिटीज के लिए। अब एनी बेसेंट बहुत देर तक रुकने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन लगाई कि अगर कांग्रेस जो है इम्प्लीमेंट नहीं करता है कमिटमेंट्स को, तो वो जो है पूरी तरह से फ्री है कि अपनी खुद की लीग बना ले।
और फाइनली जो हुआ भी कि कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कांग्रेस से। तिलक और बीसेंट दोनों ने अपनी अपनी सेपरेट लीग्स बनाई ताकि फ्रिक्शन ना हो। एनी बीसेंट का कहना था कि कुछ उनके सपोर्टर्स हैं तो तिलक के साथ बहुत ज़्यादा ईज पर नहीं है, वहीं तिलक का भी ये कहना था कि कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं जो बीसेंट के साथ ईज पर नहीं है। तो दोनों लीग्स ने जो है अपने अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया, अपने जो एक एरिया था स्पेसिफिक एरिया उसी में ही अपने वर्क को सीमित रखा और जहाँ भी हो सका एक दूसरे को कोऑपरेट किया। अब देखते हैं तिलक लीग। तिलक ने जो है अपनी सेटअप करी इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में। इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई बेलगाम में, हेडक्वार्टर्स इनके पूना में थे और ये जो तिलक की लीग थी ये रिस्ट्रिक्टेड थी महाराष्ट्र में उन्होंने बॉम्बे सिटी को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार में। इसकी टोटल मिला के 6 ब्रांचेस थी और ये डिमांड कर रहे थे स्वराज, फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के आधार पर और एजुकेशन वर्नाकुलर में। वही बीसेंट की जो लीग थी वो इन्होंने सेटअप करी ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916 सितंबर में मद्रास के अंदर। इन्होंने बाकी पूरा इंडिया जो है वो कवर किया जिसमें बॉम्बे सिटी भी शामिल थी। टोटल मिला के 200 ब्रांचेस थी इसकी और ये काफ़ी हद तक लूजली ऑर्गेनाइज थी अगर तिलक लीग से कंपेयर किया जाए। जॉर्ज अरुणडेल इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे और मेनली जो वर्क किया जाता था वो किया जाता BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर के द्वारा। द होम रूल लीग प्रोग्राम, इस लीग का जो कैंपेन चल रही थी इसका मेन एम क्या था कि कन्वे करना है एक आम इंसान को मैसेज कि होम रूल मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। और इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडर अपील रही जो पहले के मोबिलाइजेशन से है उनके मुकाबले। साथ ही साथ इसने अट्रैक्ट किया जो पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन्स थे गुजरात और सिंध के। अब इस एम को हासिल करने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए गए? प्रमोट करो पॉलिटिकल एजुकेशन को, डिस्कशंस पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, ऑर्गेनाइज की लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स और उनमें जो बुक्स थी वो मेनली थी नेशनल पॉलिटिक्स पर आधारित। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करी, ऑर्गेनाइज करी क्लास स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिक्स पर। फिर इन्होंने प्रोपोगेंडा जो है वो आगे बढ़ाया, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, जो इलस्ट्रेटेड पोस्ट कार्ड्स होते हैं उनके थ्रू, प्लेज हो गए, रिलीजियस सॉन्ग्स हो गए, फंड्स कलेक्ट करे, सोशल वर्क ऑर्गेनाइज करिए और यहाँ तक कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है उनमें भी हिस्सा लिया। जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 का वो एक तरीके से इनके लिए और ज़्यादा एडवांटेज के तौर पर आया होम रूल कैंपेन के लिए। अब ये जो होम रूल एजिटेशन था इसको बाद में ज्वाइन करा कुछ लीडर्स ने जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, चित्तरंजन दास, KM मुंशी, B चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय ने। कुछ लीडर्स इनमें से ऐसे थे जो कि हेड बन गए लोकल ब्रांचेस जो एनी बीसेंट लीग थी उसके। मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया बॉम्बे डिवीजन। बहुत सारे जो मॉडरेट कांग्रेसमैन थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कांग्रेस की इनएक्टिविटी के कारण। कुछ मेंबर्स जो थे गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के उन्होंने भी एजिटेशन ज्वाइन कर लिया। अब जो एंग्लो इंडियंस थे खास तौर से मुस्लिम्स और नॉन ब्राह्मण साउथ में जो थे उन्होंने नहीं ज्वाइन किया होम रूल मूवमेंट क्योंकि उनके लिए ये मतलब था एजिटेशन ना ज्वाइन करने का मतलब ये था कि अगर उन्होंने होम रूल मूवमेंट आ गया तो रूल ऑफ हिंदू मेजॉरिटी हो जाएगा और मेनली बाय हाई कास्ट। गवर्नमेंट एटीट्यूड, जो गवर्नमेंट था या गवर्नमेंट के कहना चाहिए उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव था, सीवियर आप कह सकते हैं रिप्रेसिव था, बहुत ज़्यादा दमनकारी था। खास तौर से मद्रास में जहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। जो तिलक थे उनके ऊपर केस चलाया गया लेकिन कहना चाहिए कि वो जो है केस फिर रद्द कर दिया गया एक तरह से रिसाइंडेड बाय हाई कोर्ट। लेकिन फिर तिलक को जो है मना कर दिया गया था कि वो जो है पंजाब और दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। जून 1917 में एनी बीसेंट और उनके एसोसिएट्स जो हैं BP वाडिया और जॉर्ज अरुणडेल इन सब को अरेस्ट कर लिया गया। इससे क्या हुआ, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। अब ड्रामेटिक वो कहना चाहिए अंदाज में सर जो S सुब्रमण्य अय्यर थे उन्होंने जो है अपनी नाइटहुड की जो पोजीशन थी नाइट की उसको त्याग दिया, जबकि तिलक जो थे उन्होंने फेवर किया प्रोग्राम ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का। अब ये जो एक तरह से उन्होंने दमनकारी एटीट्यूड अपनाया गवर्नमेंट ने, रिप्रेशन जो किया इन लोगों का उससे जो है और ज़्यादा हार्डन हो गए, कहना चाहिए मजबूत हो गए जो एटीट्यूड था एजिटेटर्स का वो,
और साथ ही साथ उनके जो एक इरादे थे गवर्नमेंट को रेजिस्ट करने के, वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। मोंटेगू सेक्रेटरी जो स्टेट के थे इंडिया के लिए, उन्होंने का कमेंट था कि जैसे शिवा ने जो है अपनी वाइफ को 52 पीसेस में काटा, ये जानने के लिए कि उनकी 52 वाइफ्स हैं, वही चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होगी अगर उन्होंने एनी बेसेंट को ज़्यादा लंबे समय के तक रोका। तो इसीलिए जो है एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया गया था सितंबर 1917 में। रिकैप, गवर्नमेंट एटीट्यूड, जो गवर्नमेंट थी अब वो अपने एटीट्यूड उसका बहुत ही ज़्यादा दमनकारी था, रिप्रेसिव कह सकते हैं, और स्पेशली मद्रास में जहाँ स्टूडेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया था कि वो कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकती। तिलक के ऊपर भी केस चलाया गया लेकिन उसको जो है रद्द कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, पर तिलक को उसके बाद बार्ड कर दिया गया कि वो जो है पंजाब और दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट्स बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल जो है वो अरेस्ट हो गए। इसके कारण नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। थोड़ा नाटकीय अंदाज में सर एस सुब्रमण्य अय्यर जो थे उन्होंने अपना जो नाइट की पोजीशन थी उसको त्याग दिया। तिलक जो है वो एडवोकेट कर रहे थे जो प्रोग्राम है पैसिव रेजिस्टेंस का उसको। अब कहने को ये जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन था इससे क्या हुआ, जो एटीट्यूड था एजिटेटर्स को उसको और ज्यादा मजबूत हो गया। साथ ही साथ उनका एक जो निश्चय था कि उनको रेजिस्ट करना है गवर्नमेंट को, वो भी काफी ज्यादा उसको ताकत मिली। मोंटेगू जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने कमेंट किया था कि शिवा ने जैसे अपनी वाइफ की 52 पीसेस करे, ये जानने के लिए कि उनकी 52 वाइफ्स हैं, वही होगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिसेस एनी बेसेंट को ज्यादा देर तक के लिए रोका। इसलिए एनी बेसेंट जो है उनको रिलीज कर दिया गया था सितंबर 1917 में। Why the agitation fade out by 1919? ये जो एजिटेशन था ये बहुत ही शॉर्ट लिव था और इसके कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो गया। सबसे पहला था कि लैक थी, यानी कमी थी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की। कम्युनल राइट्स हो गए, सामुदायिक दंगे 1917 और 1918 के बीच में। जो मॉडरेट्स थे जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था जब एनी बेसेंट अरेस्ट हो गई थी, और जो उनकी अरेस्ट थी उसको पैसिफाई करा गया था रिफॉर्म्स की बातें करके, और फिर जो है फाइनली बेसेंट जो है वो रिलीज हो गई थी। पैसिव रेजिस्टेंस की बातें हो रही थी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, और इसके कारण जो मॉडरेट्स थे वो दूर रहे एक्टिविटी से, यानी कि सितंबर 1918 के बाद से ये लोग जो है एक्टिविटी से दूर रहे। जो मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म था जो कि आया जुलाई 1918 में, उसने और ज़्यादा डिवाइड कर दिया नेशनलिस्ट रैंक को। एनी बेसेंट जो है वो खुद भी दो तरफा हो रही थी कि लीग के इस्तेमाल को सोचकर। दूसरा, जब से रिफॉर्म्स अनाउंस हुए थे तब से वो खुद भी जो है बहुत ज़्यादा जैसे कहेंगे ना डामाडोल सी हो रही थी अपने रिस्पॉन्स को लेकर, रिफॉर्म्स के प्रति, और जो टेक्निक्स थी पैसिव रेजिस्टेंस की उनको लेकर। तिलक को अब्रॉड जाना पड़ा सितंबर 1918 में क्योंकि उनके खिलाफ एक केस चल रहा था वैलेंटाइन चिरोल का, जो कि जिनकी जो बुक थी इंडियन अनरेस्ट, उसमें फीचर किया गया था कि तिलक जो है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल है जो भी एजुकेशनल पॉलिटिक्स डेवलप हुई है इंडिया के अंदर उसके लिए। अब क्योंकि बेसेंट जो है वो पॉजिटिव लीड दे नहीं पा रही थी, तिलक उस टाइम पे इंग्लैंड में थे, तो ये जो मूवमेंट था ये पूरी तरह से लीडरलेस हो गया। गांधी जी की जो फ्रेश अप्रोच थी स्ट्रगल को लेकर फ्रीडम के, वो स्लो तो थी पर कैच कर रही थी जो इमेजिनेशन है लोगों का, और इसी वजह से जो मास मूवमेंट गैदर हो रहा था या उसने जो मोमेंटम पकड़ा था, स्पीड पकड़ी थी, उसके कारण जो होम रूल मूवमेंट था वो साइड में पुश कर दिया गया। 1920 में गांधी जी जो है प्रेसिडेंट बन गए ऑल इंडिया होम रूल लीग के, और इन्होंने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के स्वराज सभा कर दिया। एक साल के अंदर अंदर लीग जो है उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। पॉजिटिव गेन्स, जो होम रूल लीग था और जो उसके साथ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ थी उनके काफ़ी हद तक पॉजिटिव इफेक्ट्स रहे और उनका योगदान भी रहा एक फ्रेश डायरेक्शन देने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल को, जो कि आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाला था। जो होम रूल मूवमेंट है ये एक तरह से ट्रांजिशन को मार्क करता है, जो उस समय की डेलिबरेटिव और इनएक्टिव नेचर था कांग्रेस का, उससे लेकर गांधीयन जो दौर आया जिसमें कि मास मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उसका एक तरह का ट्रांजिशन था, चेंज था, शिफ्ट कह सकते हैं। अब मूवमेंट जो है वो उसने शिफ्ट करा जो जोर था एजुकेटेड एलिट से मासेस की तरफ, और फिर परमानेंट डिफ्लेक्ट हो गया ये मूवमेंट। जो कोर्स जिस तरीके से मैप किया गया था मॉडरेट्स के द्वारा उससे पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो गया।
इसने एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक क्रिएट किया टाउन और कंट्री के बीच में, और ये काफ़ी क्रूशियल साबित हुआ आगे आने वाले सालों में, जब नेशनल मूवमेंट जो है वो एंटर करा अपने मास के दौर में, सही मायने में। इसने जो है जनरेशन क्रिएट करी कट्टर जो राष्ट्रवादी होते हैं उनकी, मासेस को तैयार किया जो पॉलिटिक्स है गांधीयन स्टाइल की उसके लिए। अगस्त 1917 को जो डिक्लेरेशन जो है वो मॉन्टेग और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के जो डिक्लेरेशन हैं जो जारी किए गए वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित थे होम रूल एजिटेशन जो था उससे। तो एफर्ट्स जो एनी बेसेंट और तिलक के थे कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन को लेकर लखनऊ में 1916 के अंदर, उससे जो है कांग्रेस को रिवाइव हो पाई एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इंडियन नेशनलिज्म की। जो होम रूल मूवमेंट है उसने एक नया आयाम दिया, साथ ही साथ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी नेशनल मूवमेंट को।